एक बार फिर आप लोग देख रहे हैं कि CAA यानी कि नागरिकता संशोधन कानून लागू करने की बात होने लगी है। और अब आप देखिए कि लोकसभा का चुनाव होने वाला है। और जब एक कानून बन रहा था ना, उस समय काफ़ी आंदोलन भी हुए थे इसके खिलाफ में। और इस समय भी आप देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उन्होंने कह दिया कि पश्चिम बंगाल में CAA लागू नहीं होगा और लागू नहीं होने देंगी। इसे रोकने के लिए वो अपनी जान तक दे देंगी, यहाँ तक उन्होंने कहा है। तो आखिर ये क्या मसला है, पूरा विवाद क्या है, इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। देखिए, आप लोगों को बता दूं कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम पर 5 साल पहले ही संसद में पारित हो चुका है। हालांकि देश भर में विरोध प्रदर्शन के चलते आज तक लागू नहीं हुआ है। ये कानून अब एक बार फिर चर्चा में है। कारण है इसका क्या? मतुआ समुदाय के बीजेपी नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर का एक दावा। बंगाल से बीजेपी सांसद शांतनु ठाकुर ने गारंटी के साथ दावा किया कि देश भर में 7 दिनों के भीतर CAA लागू कर दिया जाएगा। और इससे पहले 27 दिसंबर को बंगाल दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि CAA लागू होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप लोगों के दिमाग में भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर नागरिकता संशोधन कानून क्या है? आखिर चुनाव से पहले ही इसे लागू करने का क्यों हो रहा है ऐलान? किन किन राज्यों में इसका असर होगा? मुसलमानों के लिए क्यों अहम मुद्दा है ये? और विरोध इस पर क्या कहता है? और हर बड़े सवाल का इस तरह के जवाब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं और जानते हैं। क्या करते हैं? जानते हैं। तो सबसे पहले समझिए आप लोग कि नागरिकता कानून CAA होता क्या है। तो आप देखेंगे कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत सरकार द्वारा पारित एक विवादास्पद कानून है। और यह अधिनियम 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए 6 धर्मों के शरणार्थियों हेतु हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी को भारतीय नागरिकता देता है। एक धर्म आपने देखा होगा छूट गया इसमें, मुस्लिम। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि मुस्लिम इसका विरोध कर रहे हैं। और हमारे देश के कुछ सेकुलर जो लोग कहते हैं, तो वो भी इसका विरोध कर रहे हैं कि इसमें मुस्लिम नाम भी होना चाहिए था। अब सरकार का अपना दावा है, उसका कहना है कि वो बहुल देश है, मुस्लिम बहुल देश है ये तीनों, तो उन्हें क्या परेशानी होने वाली है वहाँ। और देखिए, अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि 1947 तक हमारा ही हिस्सा था। और बांग्लादेश भी आप देखते हैं कि पहले हमारा ही हिस्सा था, लेकिन 1947 में हमसे अलग हो गया था और पाकिस्तान को मिला था बांग्लादेश भी। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी पाकिस्तान से। और अगर हम लोग पश्चिम किसकी बात करें, बांग्लादेश की, तो आप देखते हैं कि 1971 में ये आज़ाद हो गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था ना, उसी समय की बात है। तो अभी आप देखिए, बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। और अफगानिस्तान से केवल हमारे लद्दाख वाले हिस्से की सीमा लगती है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें कौन कौन शामिल है? हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, ईसाई है और पारसी है। इन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी। और 31 दिसंबर 2014 की तारीख तय की गई है, ये भी याद रखिएगा। यानी इस कानून के तहत 3 पड़ोसी मुस्लिम बहुल्य देशों से आए उन लोगों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी जो 2014 तक किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत आकर बस गए थे। हालांकि मुसलमानों को इस प्रावधान से बाहर रखा गया है, जिस कारण कानून का विरोध हो रहा है, इसका विरोध किया जा रहा है। सबसे बड़ा कारण यही है विरोध का। तीन देशों से आए 3 देशों से आए विस्थापित लोगों को नागरिकता लेने के लिए कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। कानून के तहत 6 अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलते ही मौलिक अधिकार भी मिल जाएंगे। ये जो 6 आपको बताया ना, इन्हीं को। अब बात आती है कि पहली बार कब आया ये बिल। तो भारतीय नागरिकता कानून 1995 में बदलाव करते हुए संशोधित बिल पहली बार साल 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था। एक बात और आप लोगों को यहाँ बता दें, देखिए कि बिल यानी कि विधेयक और कानून में अंतर होता है। जब राज्यसभा लोकसभा में कोई प्रस्ताव आता है आपका, तो उसे आप लोग बिल कहते हैं, विधेयक कहते हैं। जब राज्यसभा लोकसभा से पारित होता है, राष्ट्रपति की सहमति मिलता है, वो कानून बन जाता है। और तब लोकसभा से बिल पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में अटक गया था।
फिर आप देखते हैं बाद में इसे संसदीय समिति के पास भेज दिया गया और 2019 में चुनाव में मोदी सरकार फिर सत्ता में आई, तब बिल दोबारा संसद में पेश किया गया था और दिसंबर 2019 में आप देखिए बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो गया था और इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी। इसी दौरान देश भर में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन भी हुए थे और दिल्ली के शाहीन बाग समेत कुछ इलाकों में कई महीनों तक धरना प्रदर्शन भी चला था। शाहीन बाग काफ़ी चर्चा में रहा था। हालांकि फिर कोरोना महामारी की वजह से सब ठंडा हो गया था। अब बात आती है कि चुनाव से पहले ही सीए लागू करने का ऐलान क्यों हो रहा है। तो लोकसभा चुनाव में करीब 3 महीने का वक्त बचा है। फरवरी के आखिरी या फिर आप देखेंगे मार्च की शुरुआत में चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाएगा। पहले अमित शाह और अब केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर दोनों ने बंगाल की चुनावी सभाओं में ही देश भर में सीए कानून लागू करने की बात कही है। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए सीए लागू करने का वादा एक प्रमुख चुनावी मुद्दा था। बीजेपी का मानना है कि सीए हिंदू राष्ट्रवाद के उनके एजेंडे को आगे बढ़ा सकता है और इसका उन्हें लाभ मिल सकता है। हिंदू वोटरों को उनकी पार्टी की ओर आकर्षित कर सकता है और खासकर उन राज्यों में जहां पहले से ही बड़ी हिंदू आबादी है। और बीजेपी सीए को देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए एक कदम के रूप में भी पेश कर रही है और आप देखिए इस तरह बीजेपी खुद को एक मजबूत और निर्णायक नेतृत्व के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि सीए मुस्लिम विरोधी है और भारतीय संविधान के समानता के नियम का उल्लंघन करता है और ऐसे में बीजेपी विपक्ष को सीए के विरोध को मुस्लिम तुष्टीकरण के रूप में पेश कर सकती है, जो उससे हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे को मजबूत कर सकता है, उन्हें फायदा मिल सकता है। अब आप देखिए बंगाल में सियासी जड़ें जमाने की कोशिश में भी बीजेपी है। तो पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से आए मतुआ समुदाय के हिंदू शरणार्थी काफी लंबे समय से नागरिकता की मांग भी कर रहे हैं। इनकी आबादी अच्छी खासी है। ये लोग बांग्लादेश से आए और सीए लागू होने से इनको नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। 2024 में बीजेपी मतुआ समुदाय को लुभाकर अपनी सियासी जड़ें मजबूत करना चाह रही है और 2019 के लोकसभा चुनाव और 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी मतुआ समुदाय पर पकड़ बनाकर ही बड़ी कामयाबी हासिल की थी और 2014 में चुनाव में बंगाल में बीजेपी के पास सिर्फ 2 लोकसभा सीटें थी। 2019 में चुनाव में बढ़कर 18 सीटें हो गई थी, 16 सीटों का फायदा मिला था। 2021 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी थी, ये भी आपने देखा होगा और बीजेपी की इस बढ़त के पीछे मतुआ समुदाय की अहम भूमिका रही थी। अब 2024 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने एक बार फिर सीए का दाव चल दिया और ये दाव बीजेपी के लिए बंगाल में संजीवनी साबित हो सकता है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि लोकसभा सीटों के लिहाज से यूपी 80 सीटें हैं, सबसे बड़ा है। महाराष्ट्र में 48 सीटें, बंगाल में आप देखें 42 सीटें, तीसरे नंबर पर है, ये भी याद रखिएगा। अब बात आती है कि सीए लागू होने से कहाँ क्या बदल जाएगा। तो नागरिकता संशोधन कानून पूरे भारत में लागू होगा, लेकिन इसका प्रभाव उन राज्यों में ज्यादा दिखाई देगा जहां पहले से ही विदेशी नागरिकों की बड़ी संख्या है। इनमें आप देखिए ज्यादा पूर्वोत्तर के राज्य जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा आपके हो गया। नॉर्थ ईस्ट अल्पसंख्यक बंगाली हिंदुओं का गढ़ माना जाता है। पिछले दशकों में आप देखिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में अत्याचार से परेशान होकर बड़ी संख्या में लोग भागकर भारत आने लगे। पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगी हुई है, इसलिए ज्यादातर लोग इन्हीं राज्यों में बस गए। एक रिपोर्ट की बात है तो असम में 20 लाख से ज्यादा हिंदू बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं और ऐसे ही कुछ हालात आप देखें दूसरे राज्यों के। इन राज्यों में रहने वाले मूल निवासियों को डर है कि सीए लागू होने से अल्पसंख्यकों का दबदबा बढ़ जाएगा और नागरिकता मिलने पर आप देखिए उन्हें सरकारी नौकरियों में भी अधिकार मिलेगा। धीरे धीरे दूसरे देश से आए अल्पसंख्यक उनके संसाधनों पर भी कब्जा कर लेंगे, ये भी इनका डर है। तो इसको लेकर बातें हो रही हैं। और मुसलमानों के लिए क्यों ये अहम मुद्दा है। तो मुसलमानों के लिए सीए एक चिंता का विषय है क्योंकि उन्हें इस कानून से बाहर रखा गया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए भारत आए मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता प्राप्त करने का रास्ता नहीं दिया गया है। इस कारण मुसलमानों से भेदभाव के आरोप लग रहे हैं। धर्म के आधार पर भेदभाव करने और संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने का आरोप भी लगाया जा रहा है। और दिल्ली शाही मस्जिद फतेहपुरी के इमाम मुफ्ती मुकर्रम अहमद ने बीबीसी से बातचीत में कहा, सीए भारतीय संविधान के खिलाफ है। ये हिंदुओं और मुसलमानों में नफरत फैलाने के लिए लाया गया है। अगर सरकार को मुसलमानों से नफरत नहीं है तो नागरिकता कानून में मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं करते हैं। इमाम मुफ्ती ने आगे ये भी कहा है कि जब एनआरसी आएगा
तो देश के सभी हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई लाइन में लगेंगे। अगर सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो हम इसे इंटरनेशनल लेवल पर ले जाएंगे और सरकार की नीतियों के बारे में सभी को बताएंगे। हालांकि आप देखिए, गृह मंत्री अमित शाह मुस्लिम समाज को भरोसा दिलाते रहे हैं कि सीए से भारत में के किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छिनेगी। फिर भी मुसलमानों के एक बड़े तबके को डर है कि सीए के बाद केंद्र सरकार राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी लगाएगी, तब उनको देश से बाहर कर दिया जाएगा। और सीए और एनआरसी में अंतर भी समझ लीजिए। सीए में 6 गैर मुस्लिम समुदायों के अल्पसंख्यक शामिल हैं जिन्हें भारतीय नागरिकता तब मिलेगी अगर वे 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आए, जबकि एनआरसी का धर्म से कोई संबंध नहीं है। सीए नागरिकता देता है जबकि एनआरसी अवैध प्रवासियों को बाहर निकालता है। एनआरसी नागरिकों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर है। इसका उद्देश्य भारत से अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बाहर निकालना है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति के हों। फिलहाल एनआरसी सिर्फ असम में लागू है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद असम में एनआरसी प्रक्रिया हाल ही में पूरी हुई है। केंद्र सरकार का मकसद पूरे देश में एनआरसी लागू करना है। अब देखिए, इनसे इनका कहा जाता है कि जो हिंदू है या बाकी अल्पसंख्यक है उन्हें तो आप दे देंगे, मिल जाएगी, आप देखते नागरिकता, मुस्लिम रह जाएंगे क्योंकि मुस्लिमों का नाम उसमें नहीं है, तो उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। ये मुस्लिमों में डर है और इसी को लेकर वो विरोध भी करते हैं। सीए पर आप देखिए, राजनीतिक पार्टी भी खूब विवाद करती है। वो कहती है कि इसका फायदा उठाना चाह रहे हैं। और ममता बनर्जी तो कितना कह रही, कांग्रेस भी, AIMI चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी कहता रहता है, समाजवादी पार्टी के भी नेता कहते रहते हैं, नीतीश कुमार भी काफ़ी इस पर बोलते रहते हैं। संसद में हंगामा भी काफ़ी हुआ था, आपको मालूम होगा। इस कानून के पक्ष में 125 मत और 105 इसके विरोध में पड़े थे, आप देखिए। तो ये भी सब आप देखते रहते हैं। अब सीए की क्यों जरूरत पड़ी, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नागरिकता कानून देश की मांग है। भले ही ये कानून रोहिंग्या और घुसपैठियों को बुरा लगेगा, लेकिन देश के लिए नागरिकता कानून बहुत जरूरी है। यह कानून नहीं बना तो पूरी दुनिया में से हिंदुओं को मार काट करके मुस्लिम बनाने पर मजबूर किया जाएगा। इसलिए बंगाल में टीएमसी के कलेजे पर चढ़कर इसे लागू कराएंगे। ये कौन कह रहे हैं? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बीजेपी के नेता हैं। और होम मिनिस्टर साहब ने एक कार्यक्रम में कहा कि अंग्रेजों ने देश की आज़ादी के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में देश में रहने वाले 6 धर्मों के लोगों को वहाँ धार्मिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। ये कानून उन लोगों के लिए न्याय का एक जरिया है, ये भी कहा जा रहा है। अब आप देखिए, अमित शाह साहब ने जवाब दिया है कि मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश मुस्लिम देश हैं। वहाँ बहुसंख्यक मुस्लिमों का धर्म नाम पर उत्पीड़न नहीं होता है, बल्कि हिंदुओं और अन्य समुदायों का धर्म के आधार पर उत्पीड़न होता है। इसलिए इन देशों के मुसलमानों को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीए में शामिल नहीं किया गया है। होम मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा कि मुसलमानों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, फिर भी वह नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिस पर सरकार विचार कर फैसला लेगी। और सीए लागू हुआ तो नागरिकता के लिए आवेदन कैसे करना होगा। आमतौर पर कानूनन भारत की नागरिकता लेने के लिए कम से कम 11 साल तक देश में रहना अनिवार्य है, लेकिन सीए लागू होने के बाद 3 देशों के 6 समुदायों के लोगों को 6 साल रहने पर नागरिकता दे दी जाएगी। बाकी दूसरे देशों और धर्मों के लोगों को नागरिकता लेने के लिए 11 साल का वक्त भारत में गुजारना होगा। और नए नागरिकता कानून के मुताबिक सभी शर्तें पूरी करने वाले शरणार्थियों, ये आप देखिए, नए नागरिकता कानून के मुताबिक सभी शर्तें पूरी करने वाले शरणार्थियों को नागरिकता लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए पोर्टल तैयार कर लिया गया है। आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं लिया जाएगा, बस उन्हें वो साल बताना होगा जब उन्होंने भारत में एंट्री ली। नागरिकता से जुड़े सभी मामलों की प्रक्रिया ऑनलाइन ही पूरी की जाएगी और आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद गृह मंत्रालय जाँच करेगा और नागरिकता दे दी जाएगी। इस ऑनलाइन प्रक्रिया में राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ये भी कहा जा रहा है। तो ये कहानी है पूरे सीए की, और इसका विरोध क्यों हो रहा है वो भी आपने जान लिया है।